नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपका क्लास 11 के पेपर 2 का एग्जाम था, उसी क्रम में आज हम आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स का आंसर की लेकर के आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं। आज आपका जो है सो इकोनॉमिक्स का एग्जाम हुआ था। इसमें आपका पहला सवाल है कि निम्न में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण कौन सा है। इसमें आपका होगा विद्यालय में पढ़ाना, क्योंकि विद्यालय में पढ़ाने से पैसे की प्राप्ति होती है, अर्थात यह तुम्हारा एक आर्थिक क्रिया है। मेरा अगला सवाल है सांख्यिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है। तो इसमें हम लोग इनमें से सभी का अध्ययन करते हैं। मेरा अगला सवाल है अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो यह कथन आपका अल्फ्रेड मार्शल का है। मेरा अगला सवाल है द्वितीय आंकड़ा का एक स्रोत है। इसमें आपका इंटरनेट और पत्रिका, आपका ऑप्शन नंबर सी इनमें से दोनों होगा। मेरा अगला सवाल है भारत में जनगणना का कार्य किस संस्था के द्वारा होता है। ये होता है आपका भारत की जनगणना यानी सेंसस ऑफ इंडिया के द्वारा होती है। मेरा अगला सवाल है स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष जनगणना हुई थी। तो 1951 में। मेरा अगला सवाल है आंकड़ों का कालिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है। इसका आधार होता है आपका समय। मेरा अगला सवाल है दंड आलेख किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। तो दंड आलेख की बात किया जाए यानी सिंपल जो बार डायग्राम होता है वो संतत और विविक्त दोनों चर के लिए बनाए जाते हैं। मेरा अगला सवाल है कि आंकड़ों 12, 13, 8, 9, 11, 14 तथा 25 का माध्यिका क्या होगी। तो हम पढ़े थे पहले, इसको करना आरोही क्रम में कर लेंगे। तो 8, 9, 11, 12, 13, 14 और 25 सबको हम कर लिए, ठीक है ना। फॉर्मूला आपका होता है n+1/2 पद। तो यहां पर देखेंगे हम लोग, यहां पर कितना n है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 + 1/2 यानी 8/2 यानी चौथा पद गिनेंगे तो 1 2 3 4 यानी कि मेरा 12 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मेरा अगला सवाल है सर्वाधिक बारंबारता वाला चर क्या कहलाता है। ये कहलाता है आपका बहुलक। क्या कहलाता है आपका बहुलक। मेरा आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़े को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ये करता है आपका माध्यिका। मेरा अगला सवाल है 25, 30, 20, 40, 50, 15 तथा 200 का परास क्या होगा। हम लोग परास को बोलते हैं रेंज। अब रेंज बराबर होता है आपका अधिकतम मान 200 माइनस न्यूनतम मान 15 करेंगे तो आपका 185 आपका सही आंसर आ जाएगा। पिछला बंद करो ना। मेरा अगला सवाल है कि माध्य विचलन का मान निम्नतम होगा यदि इसी गणना अगर माध्यिका से करते इसका मान काफी निम्नतम होगा। मेरा अगला सवाल है यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 32 तथा समांतर माध्य 100 है तो विचलन गुणांक क्या होगा। हम पढ़े विचलन गुणांक होता है मानक विचलन 32 बटा समांतर माध्य इंटू 100 काटेंगे तो 100 से 100 गया, अर्थात मेरा 32% सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। मेरा अगला सवाल है सहसंबंध गुणांक का परास क्या होता है। इसका परास जो है वो आपका -1 से +1 के बीच में होता है। मेरा अगला सवाल है यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः ऋणात्मक है, इसका सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। इसका मान आपका जो है सो -1 होगा। मेरा अगला सवाल है कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है। तो अगर कोटि की बात किया जाए, थोड़ा बता रहे हैं, 1 मिनट। तो स्पीयरमैन के जो यहाँ सहसंबंध उसे हम लोग कोटि सहसंबंध कहते हैं। किसका। तो स्पीयरमैन का, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। मेरा अगला सवाल है निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमत में औसत परिवर्तन को मापता है। ये मापता है आपका उपभोक्ता कीमत सूचकांक। आगे मेरा सवाल है पासे का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें करते हैं हम लोग वर्तमान वर्ष की मात्रा को। आगे सवाल है निम्नलिखित में से किस सूचकांक को निर्वाह सूचकांक के नाम से जानते हैं। जिसे हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता कीमत सूचकांक को निर्वाह सूचकांक के नाम से भी जानते हैं। आगे सवाल है
बर्नियर किस देश का यात्री था? तो फ्रांस का यात्री था। मेरा अगला सवाल है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे सवाल है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? ये आपकी है 12वीं पंचवर्षीय योजना। मेरा अगला सवाल है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1991 में। मेरा अगला सवाल है, समृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो इनमें से सभी। मेरा अगला सवाल है, औद्योगिक नीति 1956 किस पंचवर्षीय योजना के आधार बनाया गया था? तो ये आपका था, आपका किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था? तो आपका ये दूसरी बनाया गया था। ठीक है ना। क्योंकि आप ध्यान दो, यहाँ पर मेरा आया था पहली में 51-56, मेरा चलता पहली में 51 से 56, इसको लागू किया गया था आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना। आगे मेरा सवाल है, निम्नलिखित में से आप प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं? तो आपका आय कर जो है वो होता है प्रत्यक्ष कर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो आपका है भारत देश। मेरा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारतवासियों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत। सारा आपका सवाल पढ़ाया हुआ है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर होगा सड़क निर्माण में निवेश, ये आपका मानव पूंजी निर्माण का स्रोत नहीं है। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है? वो आपका होता है अमेरिका। अगला मेरा सवाल है, निम्नलिखित में से निर्धनता का एक कारक कौन सा है? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। आगे है, तनवा किस राज्य में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीक का प्रशिक्षण के लिए चलाई जा रही एक परियोजना है? तनवा आपका था तमिलनाडु था, आपका त से तनवा, त से तमिलनाडु। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत नहीं आती है? तो आपका आता है चावल का उत्पादन, ये बागवानी के अंतर्गत नहीं आता है। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वनियोजित है? ये आपका हो जाएगा एक सीमेंट दुकान का मालिक, वो स्वनियोजित है। आगे सवाल है, ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति को रोजगार कहा जाता है, इसे कहते हैं हम लोग दिहाड़ी मजदूर, क्योंकि बेचारा को वहां पर डे काम करे उसे पर डे पैसा मिलेगा। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो आपका होगा ये सौर ऊर्जा। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक नहीं है? तो आपका ये हो जाएगा साक्षरता दर, इसका सूचक नहीं है स्वास्थ्य का। आगे सवाल है, जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें जो है सो रासायनिक पदार्थ नहीं होते हैं। लास्ट सवाल यहाँ पर है, किस देश में प्रजनन दर सबसे अधिक है? तो अगर तुलना किया जाए यहाँ पर तो पाकिस्तान में सबसे अधिक प्रजनन दर है। मेरे प्यारे बच्चों, ये थे आपका 40 सवालों का 40 सारे करेक्ट आंसर। अगर बोलना चाहते हैं इसी तरह से कल भी जो आपका एग्जाम होगा इंग्लिश इलेक्टिव लैंग्वेज का, उसका भी आंसर की मिलेगा। और हमारी जो सर्वोदय टीम है जो ऑफलाइन हजारीबाग में काम कर रही है, उसका प्रयास रहा कि हर बार यहाँ से टॉपर देंगे। तो इस बार आपको टॉपर बनाने के लिए इस बार जो सर्वोदय टीम है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको टॉपर करना हमारा एक फर्ज है, इस फर्ज को हम पूरा करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।